गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में आज हम अपना वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर पे कर रहे हैं बच्चों। आज मैं आपको इसी के माध्यम से आगे पढ़ाने जा रही हूँ। हमारा सेकंड चैप्टर 8th क्लास में ज्योग्राफी में चल रहा था, जो कि हम प्राकृतिक संसाधनों के रूप में भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधनों के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने हमारी भूमि, मृदा, जल आदि के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया था। आज हम अपने लास्ट लेक्चर में हमने अपने प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जो संसाधन थे उनके बारे में पढ़ा था कि वन्य जीव संसाधन और प्राकृतिक वनस्पति संसाधन हमारे लिए किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमने आपको बताया था कि प्रकृति के जो हमारे 3 जो मंडल बनाए गए हैं वनस्पति के, वो है स्थल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल। उसके कुछ क्षेत्र जो सकड़ा जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है जिसमें जैव मंडल पाया जाता है, और जैव मंडल में जो जितनी भी जीवित प्राणियाँ जातियाँ प्राणी हैं वो सब परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और इस पारस्परिक जीवन को हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। साथ बताया था कि वनस्पति जन्य जीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, और वे हमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं इसके बारे में हमने कल बताया था कि प्राणदायक ऑक्सीजन देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, है ना। और बहुत सारी हमें फूल हैं, फल हैं, गोंद हैं, औषधियाँ हैं, कागज़ है, ये प्रदान करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन्य जीवन के अंतर्गत भी जैसे जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, जलीय जीव के रूप में जो होते हैं वे सब आते हैं। उनसे भी हमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त होती है जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में ली जाती है। जैसे कि यहाँ पर जंतुओं की बात करते हैं, जैसे हमारे घरेलू जंतु होते हैं, जैसे भैंस है, गाय है, बकरी है। इनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, जैसे दूध प्राप्त करते हैं, दही है, आप समझते हैं, बटर जो मक्खन बनाते हैं वो भी इसी से प्राप्त करते हैं। और मान लीजिए ये पशु अगर ये इनके अलावा भी इनके जब मर जाते हैं या मार करके मांस हमें खाने के लिए मिलता है। इनकी जो चमड़ी होती है, खाल है, वह भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अलावा आपके जो इनसे ऊन है, ये सब चीज़ें भी प्राप्त की जाती हैं। तो ऐसे ही जो हमारे जो कीट हैं, जैसे मधुमक्खी होती है, उनसे हम बहुत गुणकारी शहद प्राप्त करते हैं। साथ ही ये फूलों के परागण में आपकी मदद करते हैं। जैसे एक जो पक्षी है वो क्या करता है, दूसरे स्थान पर बीज ले जाकर डाल देता है, ठीक है। पारितंत्र के अपघटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहते हैं ना, हमारे बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, है ना, तो उनको पर्यावरण को अशुद्ध करे तो उससे बचाने का काम भी ये करते हैं। जैसे चींटियाँ अपना भोजन है वो क्या करती है, किससे प्राप्त करती है, कीटों पर निर्भर करती है ना। चिड़िया जो हमारी होती हैं वो चुगती रहती है ना चींटियों वगैरह को, ये तो अपघटक के रूप में कार्य कर रही कि जो चींटियाँ उनको खा रही है। तो अब गिद्ध जो है वह मृत जीव जंतुओं को खा जाता है अपनी चोंच से, तो ये अपमार्जक का कार्य करता है और पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। आप सोचिए, इतने सारे जानवर मर जाते हैं, अगर वो बदबू फैलाते हैं, वो हमसे सहन नहीं होती, तो ये जो गिद्ध है ये अपघटक का कार्य करता है। ये क्या करता है, उसको खा जाता है और वातावरण को प्रदूषित होने से बचाता है। इसीलिए जितने भी हमारे पर्यावरण के अंदर ये जो जीव जंतु हैं, कीट है, जलीय जीव जंतु है, ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्राणी चाहे छोटा हो बड़ा हो, सभी जो इस पारितंत्र के अंदर जीव पाए जाते हैं, ये प्राकृतिक संतुलन बनाने में अपना विशेष योगदान देते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ के अंदर आपको बताया है कि भारत के उपमहाद्वीप जिनमें पशुओं के उपचार डिक्लोफिनेक और एस्प्रिन, इबुप्रोफेन जैसी पीड़ानाशक दवाइयाँ जो दर्द को पेन किलर जिसके रूप में होती हैं, ये जो दी जाती है, ये इनके अपमार्जन उपरांत जो गिद्ध हैं उनकी क्या हो रही है, किडनीज खराब हो रही हैं, और इसी कारण ये क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ये क्या होता है कि जो जानवरों को खाते हैं, जो पशुओं को जब ठीक करने के इलाज किया जाता है तो उनको पेन किलर दिया जाता है। अब पेन किलर वो खाई हुई बॉडी रहती है और वो मर जाते हैं, तो गिद्ध क्या होते हैं, उनको खाते हैं। तो वो जो पेन किलर की जो दवाइयाँ हैं वो इसको खाते हैं तो उनके पेट में पहुंच जाते हैं, और पेट में पहुंच जाती तो जो गिद्ध होते हैं उनकी किडनी खराब हो जाती है और वह मर जाती है।
तो ये जो दवा है, पशुओं पर इन औषधियों का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास तो किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध प्रजनन के प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि इस प्रजाति को बचाया भी जा सके। तो गिद्धों में जो बीमारी आ रही है ये बेसिकली कहाँ से आ रही है? जो पशुओं को हम पेन किलर के रूप में ये जो दवाइयाँ देते हैं, इन दवाइयों के माध्यम से गिद्धों के अंदर ये दवाई पहुँच जाती है, उनकी किडनी को खराब कर देती है। ठीक है, फिर आते हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं अब प्राकृतिक वनस्पति का वितरण किस प्रकार से है। आप सभी जानते हैं कि वनस्पति जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ये जब बढ़ते हैं जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिले, सही तापमान हो, वर्षा हो, जल हो, पानी हो, आर्द्रता हो। तो ये सब किस पे निर्भर करते हैं? प्रकृति की वृद्धि जो है मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति को 4 भागों में बांटा गया है: वन प्रदेश, घास स्थल, गुल्म और टुड्डा प्रदेश। इस तरीके से बांटा गया है। तो जो भारी वर्षा के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? पानी और आर्द्रता बहुत होती है, इस कारण विशाल वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी जो हमारे ऐसे जो है वन वो उसी स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर अधिक मात्रा में जल होता है, जहाँ वर्षा अधिक होती है। जैसे आर्द्रता कम होती चली जाएगी वैसे वैसे क्या होंगे? वर्षा कम होगी, और वर्षा कम होगी तो क्या होगा? पेड़ पौधों को वृद्धि करने के लिए ज़्यादा जल नहीं मिलेगा और वृक्षों का आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, कम घनत्व वाले हो जाएंगे। जब पेड़ पौधों को पर्याप्त आर्द्रता मिलती है, तापमान मिलता है, तो उन वृक्षों की क्या होती है? वृद्धि बहुत तीव्रता से होती है। तो क्या होता है? लंबे लंबे वृक्ष हो जाते हैं, पेड़ पत्ते बहुत सारे घने हो जाते हैं, बहुत घनेरे होते हैं। तो ये जो हमारे वन प्रदेश है वो उन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर जल की आपूर्ति अधिक होती है। और जैसे जैसे हमारे इस वातावरण में जहाँ आर्द्रता कम होगी, तापमान में परिवर्तन होगा, वैसे वैसे वृक्षों का आकार क्या होता चला जाएगा? छोटा होता चला जाएगा। और पेड़ की जो पत्तियाँ हैं उसकी सघनता भी क्या होने लग जाएगी? कम होने। और चलते हैं सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में। आपने देखा होगा सामान्यतः छोटे आकार वाले वृक्ष और घासें उगती हैं। यानी आप देखेंगे तो जहाँ पर कम बारिश है, कम आर्द्रता है, वहाँ पर वृक्षों का आकार छोटा होगा और घास उगाई हुई आपको उगती हुई दिखाई देगी, जिसमें विश्व के घास प्रदेशों का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। और चलते हैं हम कि और मान लीजिए वर्षा कम होती, बहुत ही कम होती है, तो ऐसी जगह क्या होगा? वहाँ पर क्या होंगे? शुष्क प्रदेश कहते हैं ऐसे प्रदेशों को। वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ और गुल्म जो होते हैं वो उग जाते हैं। इस प्रकार के अंदर जो वृक्ष होते हैं उनको अंदर क्या होता है? पानी लेने के लिए बहुत नीचे तक जाना पड़ता है, क्योंकि जड़ों में पानी होता है। तो इनकी जड़ें जो होती है वो क्या होती है? गहरी होती हैं। बाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन वृक्षों की पत्तियां जो होती है वो ज़्यादातर कांटेदार होती है, और उनकी जो सतह होती है पत्तियों की वो चिकनी मोम की जैसी सतह वाली होती है। फिर आते हैं शीत ध्रुवीय प्रदेश, टुड्डा प्रदेश जिनको हम कहते हैं। टुड्डा वनस्पति में क्या मिलते हैं? मांस और लाइकेन सम्मिलित किए गए हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे उस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण पेड़ पौधों की आवश्यकताएं ज़्यादा होने लगी हैं। उनके फसलों उगाने के लिए, पोषण के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों के वृक्ष काट कर इमारती लकड़ियां, दरवाजे, इंडस्ट्रीज लग रही है। तो क्या हो रहा है? विश्व भर में वनों का आवरण है वो तेज़ी से क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। यानी वन घटते जा रहे हैं, शहर बसते जा रहे हैं। और यही कारण है कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारे जो पर्यावरण संसाधन हैं, बहुमूल्य संसाधन हैं, उनका संरक्षण करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे हम जो है उसमें पढ़ेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। धन्यवाद।